साथियों नमस्कार। आज हम लोग जहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं, इसके पीछे एक खास कारण है। नासिरा जी का उपन्यास पिछले दिनों आया, अल्फा बीटा गामा, जिसे पाठकों ने बहुत सराहा भी। इस उपलक्ष्य में कि नासिरा जी कुछ पढ़ें, आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मैं नासिरा जी का स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में। शुक्रिया अनुपम। हालाँकि मतलब नासिरा जी के परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन एक औपचारिक परिचय मैं देना चाहूँगा। नासिरा जी का जन्म 1948 में इलाहाबाद में हुआ। आपने फ़ारसी भाषा और साहित्य में एमए किया। हिंदी, उर्दू, अंग्रेज़ी, पश्तो एवं फ़ारसी पर आपकी गहरी पकड़ है। आपने ईरान और अफ़गानिस्तान के समाज और राजनीति के अतिरिक्त साहित्य, कला व संस्कृति विषयों पर काफ़ी काम किया है। आपके लेख और कई सारे उपन्यास और कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। एक बहुत बड़ा काम जो मुझे नज़र आता है, अफ़्रो एशियाई रचनाओं का जो मैम ने संपादन किया है, वो एक बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही बड़ा काम है, जिसके लिए मैम को साधुवाद। कई बार हम लोग देखते हैं कि हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, वो पश्चिम की ओर बहुत झुकाव रखता है, लेकिन वो जो संपादन नासिरा जी ने किया है, वो हमें ये भी बताता है कि हमें इस ओर भी ध्यान देना चाहिए था। हमारी संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा इधर से भी जुड़ा हुआ रहा है। तो बहरहाल मैं नासिरा जी का स्वागत करता हूँ कि वो आएँ और अपने इस उपन्यास के बारे में हमें कुछ बताएँ भी और इसका एक अंश हमें पढ़ के सुनाएँ। नासिरा जी। हाँ, थैंक यू अनुपम, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मेरे सुनने वाले हैं उनको मेरा प्यार आदर। ये कहानी जो है ये एक ऐसे मोहल्ले की है जहाँ सब तरह के लोग रहते हैं और सब तरह के कुत्ते भी रहते हैं। तो ये है कि जानवरों को और बच्चों को लेकर मैंने ढेरों कहानी बच्चों के लिए लिखी थी और इसकी शुरुआत एक बच्चे की कहानी से हुई। लेकिन बाद में लगा कि इसका टोन बदल रहा है, ये लंबी होती जा रही है। उसमें कोविड भी आ गया, उसी में लॉकडाउन भी आ गया और उसमें भूख भी आ गई। तो जो हमारा पहला चरण था भूख का, उसका जिक्र इसमें थोड़ा सा बाद में आया है कि कुत्तों पे क्या गुजरी उस भूख के जमाने में। इसमें एक ब्रिगेडियर साहब भी हैं, तो वो फौजी अंदाज से जो है वो कुत्तों को देखते हैं, डिसिप्लिन को देखते हैं और सिविलियंस को बहुत ही ज्यादा अजीब नजरों से देखते हैं, कोई डिसिप्लिन नहीं है इन लोगों में। तो मैं टुकड़े टुकड़ों में इस नॉवेल के कुछ हिस्से पढ़ूंगी, क्योंकि नॉवेल के साथ परेशानी ये होती है कि आप कहीं से भी शुरू कीजिए तो सुनने वालों को तो वो अधूरे ही लगेगा। जी। और ये ख्याल कुत्तों का मुझे इसलिए आया कि मेरे घर में मेरे बेटे को बहुत ही ज्यादा पसंद है कुत्ते। जेएनयू में वो गायब हो जाते थे और बहुत छोटा सा था, 3 साल का, और वो मिलते थे डस्टबिन में कुत्ते के पिल्लों के साथ। वहां से उठा के लाया जाता था, फिर उन्होंने पेडिग्री पाला और इस तरह से। लेकिन मेरा जो ध्यान था वो देसी कुत्तों की तरफ था। और घर में एक बहस होती थी कि कुत्ता नापाक क्यों है और ये जी। मुस्लिम्स इस तरह से परहेज क्यों करते हैं। लेकिन उस दिन मेरी आंख खुली जब कोई कुछ लोग आए थे नॉन मुस्लिम, और जैसे ही कुत्ते ने चाटा तो वो इतना ज्यादा उनको घिन आई कि बहरहाल हाथ तो उन्होंने धोया, और मजदूर भी बहुत चिढ़ते थे। तो मुझे ऐसा लगा कि एक्चुअली हमारा रिश्ता कुत्तों से इतना करीबी है, फिर ये नफरत क्यों है इन कुत्तों से, हुँ, देसी कुत्तों से, हुँ, जो वफादार भी हैं, बीमार भी कम पड़ते हैं और आपकी रखवाली भी करते हैं। हुँ, और जबकि पेडिग्री के नखरे बहुत हैं, हुँ, इंजेक्शन है, दवाइयां हैं, बेहतरीन खाना है। हुँ, तो ये सारी चीजों ने एक पूरा, और जो इंसान की मिजाज है उसको भी मैंने उठाया है। और दौर वही है कोविड का, हुँ, लेकिन कोविड इसमें हावी नहीं है। इसमें कुत्ते जो हैं हमारे
वो हीरो हैं। 3 कुत्ते हैं, चिरकुट हैं और लेंडी हैं और एक बहुत ही कॉमन नाम है मोती। ये 3 हैं अल्फा बीटा गामा। तो मैं शुरू करती हूँ। जी, मतलब एक बात मेरे भी ज़हन में आ रही थी कि जब हम उपन्यास से गुज़रेंगे, तो हमें लगेगा कि ये सिर्फ़ उन कुत्तों की कहानी नहीं है। एक बहुत बड़ा व्यंग भी कहीं न कहीं हमारे समय पर भी आपने कसा है, जो कि बड़ा ही रिलेवेंट महसूस होता है। मुझे ये बात बार-बार इस उपन्यास को पढ़ते हुए, इससे गुज़रते हुए महसूस शायद मतलब मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन ऐसा लगा मुझे। नहीं, कुत्ते रिवोल्ट करते हैं, जहाँ नारे लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, वो है तो दिलचस्प। लेकिन जी, बहरहाल कुछ टुकड़े ही मैं पढ़ सकती हूँ। जी, अब ये तो पाठक बाद में जो सुनने वाले हैं वो मेरे कब पाठक बनेंगे, बस इसका इंतजार है। जी, तो मैं शुरू करती हूँ, जी, इजाजत है। मोहल्ले में देसी कुत्तों की संख्या तेजी से बढ़ रही, जिसकी वजह से वहां के रहने वाले बहुत परेशान, खासकर उन कुत्तों से जो क्रॉस ब्रीड थे। उनकी हैसियत तो सड़क छाप थी, मगर रगों में बहने वाला खून विलायती मिश्रण। उनकी चाल ढाल शक्ल सूरत अलग तरह की थी। इसी मोहल्ले में कुछ कुत्ते पालतू बढ़िया ब्रीड अर्थात पेडिग्री थे, जो घरों में रहते थे। सड़क पर जब सुबह शाम वे अपने मालिक के साथ निकलते, तो दौड़ते भागते कुत्ते अपनी जगह ठिठक जाते और उनके कुत्ते उठकर खड़े होते। कुछ नादान कुत्ते बिना मौके की नजाकत समझे भौंकने लगते। कुछ जांबाज कुत्ते उस सजे धजे कुत्ते के पीछे चल पड़ते, जैसे दूल्हे के पीछे बाराती। उनके इस व्यवहार से मालिक झुंझलाता भी और भयभीत भी हो जाता कि गंदगी में पल रहे कुत्ते उनके कुत्ते को कहीं शारीरिक क्षति न पहुंचा दें। इसलिए हाथ में पकड़ी छड़ी वे बीच बीच में इस तरह हवा में घुमाते, जैसे कह रहे हो, खबरदार, जो पास भी फटकेगा। कुछ गंभीर स्वभाव के कुत्ते थे, जो दूर से ऐसे कुत्तों को देखकर मन ही मन सोचते कि आखिर किस मजबूरी के चलते इन्होंने अपनी आजादी की कीमत पर गुलामी का पट्टा गर्दन में पहन रखा है। रोटी। पहला कुत्ता, जिसका नाम चिरकुट था, साथी की आंखों की भाषा पढ़कर बोला। दूसरा कुत्ता बुदबुदाया, भूख। कुछ देर उनके बीच खामोशी रही, फिर दोनों कुछ सोच कर उठे और सुस्त कदमों से एक गली की तरफ मुड़ गए। चिरकुट का साथी कुत्ता, जिसका नाम लेंडी था, अचानक चलते चलते रुक गया। ये कब आया? लेंडी ने सामने से आते अजनबी कुत्ते को देखकर कहा। क्या पता, चिरकुट ने कहा और आगे बढ़ गया। सूरज निकल आया था। 5 नंबर की गली वाले ब्रिगेडियर लाल अपने कुत्ते बुलेट को लेकर सुबह की सैर से लौट रहे थे। उनकी छड़ी हवा में घूम रही थी। अचानक नए कुत्ते को सड़क पर पार करते देख वो रुक गए। दोनों मालिकों ने एक दूसरे को देखकर अभिवादन में हाथ हिलाया। कुत्ते भी एक दूसरे को सूंघने लगे। कुत्ता तो आपका शानदार है, आखिर जैक रसल जो ठहरा, कब लिया आपने? ब्रिगेडियर लाल ने गली नंबर 7 के रहने वाले मोहन जी से पूछा, जिनकी पंचूरिया की बड़ी सी दुकान टी पॉइंट पर थी। उनसे अक्सर मिलना होता रहता था। चाय पीते हैं, मोहन जी बोले और चाय की दुकान के सामने पड़ी बेंच पर जाकर बैठ। छोटे से कुत्ते को उन्होंने गोद में ले लिया था। ये काम ब्रिगेडियर लाल नहीं कर सकते थे। उनका कुत्ता रॉटविलर, बूढ़ा और बीमार था। चाय खाने के आसपास गंदगी देखकर वो बेचैन हो गए और कुछ कह नहीं पाए। बुलेट भी अपनी भारी काया के संग बहुत बेचैन हो रहा था। मक्खियां उसके बदन पर बैठ चुकी थी। टहल कर आया था, इसलिए हाँफ रहा था और प्यासा भी था। परसों मंगाया था, महंगा पड़ा जरूर, मगर मुझे आ गया। दुकान में नया माल रखने की आदत जो ठहरी। इतना कह मोहन जी हंसे, फिर कुत्ते का माथा सहलाते हुए कह उठे, क्या फुर्ती है। कहना तो नहीं चाहिए, मगर सच तो ये है कि विलायती होने के बावजूद ये देसी लगता। बस आंखें हैं और बदन का गठन भी, मगर लगता अपना जैसा है। नाम क्या रखा है? मोहन जी की आखिरी बात सुनकर लाल साहब चिढ़ गए। अभी नहीं रखा, मोहन जी बोले, पोता इसको फ्रेड बुला।
गुड। इतना कह बिना चाय पिए ब्रिगेडियर लाल वहां से चल दिए। मन ही मन गुस्सा हो रहे थे। ये सिविलियंस, ना अनुशासन है इनमें, न सफाई से रहते हैं। जिधर देखो ढेरों घूमते कुत्ते जो अपने शरीर में कीटाणु लेकर फिरते हैं। दे पिस हियर, दे शिट हियर। ऊपर से सारी रात भौंकते हैं। सड़क के बीचों बीच इस तरह तनकर खड़े हो जाते हैं जैसे शत्रुओं के सामने तो। फिर इस तरह चलती सड़क पर बेसुध सोए पड़े होते हैं जैसे दिन भर मेहनत मजदूरी करके लौट। फिर उन्हें न हॉर्न की आवाज सुनाई पड़ती और न तेजी से ब्रेक लगने की आवाज से उन्हें चौंकाती है। कब समझेंगे ये हलवाई और ढाबे वाले कि ये देसी कुत्ते बीमारी और कीटाणु के वाहक हैं। सोच ऐसी कि जैक रसल को देसी कुत्ते से मिला रहे हैं। उनका इस तरह सोचना काफी हद तक सही भी था। सारे दिन आवारा कुत्ते मोमो और चाट के ठेले के आसपास मंडराते रहते थे। कुतियाओं के पिल्ले इधर उधर कूदते जिससे आम आदमी का रास्ता चलना दूभर हो जाता था। बेचारा राहगीर सामने देख कर नहीं बल्कि नीचे देखकर चलता था कि कहीं कुत्ते के पिल्ले दब न जाए और गुस्से में आकर उसकी मां उसे काट। कार वालों को तो नाकों चने चबवा देते थे। यदि चालक सावधान न हो तो कार के नीचे सोए या आराम कर रहे कुत्तों का कोई न कोई अंग दब जाता और वे इतनी जोर से किकिया उठते कि सुनने वाले कह उठते, मर गया मर गया। चालक घबरा उठता कि अनजाने में उससे जीव हत्या हो गई। नहीं नहीं, बच गया बच गया। दूसरी आवाजें गूंजती तो चालक की रुकी सांस चल पड़ती। इस कारण लूले लंगड़े कुत्तों की भी संख्या इस मोहल्ले में कम न थी। चिरकुट और लेंडी ढाबे के झूठे बर्तन के धुवन वाले पानी को चटपटे सूप की तरह पीकर टीन की छांव में आकर अभी बैठे ही थे कि जवान कुत्तों का भगौड़ा दल दौड़ता हुआ टूटी कार के नीचे आकर छुप गया। चिरकुट और लेंडी ने नहीं पूछा कि क्या करते आए हो। इन उग्रवादियों की न दोस्ती अच्छी थी न दुश्मनी। शाम तक वे वहीं सांस रोके छुपे रहे। फिर अंधेरा होते ही धीरे धीरे रेंगते हुए बाहर निकले। सारे कुत्तों के बीच तब तक ये समाचार धीरे धीरे करके फैल चुका था कि कच्चा बनियान वाले तिवारी जी के पूरे परिवार को कुछ कुत्तों ने मिलकर बुरी तरह काट खाया है। कुत्ते लोगों का शक असलम ड्राइवर की तरफ गया। कुछ लोगों का शक असलम ड्राइवर की तरफ गया जिसका कुत्ता कुछ दिनों पहले एक हाजी जी को काट चुका था। उस कुत्ते से सब तंग भी थे। पहले मालिक मकान से कहा गया, फिर खुद सलीम से कहा गया कि इस तरह कटखने कुत्ते को खुला मत छोड़ो बल्कि बांध कर रखो। उसकी बीवी नकनकही थी इसलिए उसे सब चुड़ैल कहते थे। वो बहुत लड़ाका स्वभाव की औरत थी। असलम तो नर्म स्वर में कहता रहा, जी साहब ध्यान रखेंगे, आप चिंता न करें। मगर उसकी पत्नी फाटक खोल कर बाहर निकली और लगी बातें बनाने। शक के नाम पर हमारे कुत्ते पर झूठ मूठ इल्जाम मत लगाइए। वैसे भी ये हमारा पालतू कुत्ता थोड़ी है, जाने क्यों यहाँ आकर पड़ा रहता है। दुत्कारो तो भी नहीं जाता है। इतना कहकर वो घर के अंदर जा जोर से दरवाजा बंद कर बैठी। ठीक है, आने वालों ने इतना कहकर पीछे छुड़ाया। कुत्ता काटेगा नहीं तो मुंह चूमेगा, उसने बड़बड़ाना शुरू कर दिया था। एकाएक दरवाजे से निकल कर चीखी, हमने तो कब के कुत्ते के सारे दांत निकलवा दिए, ये बेचारा कैसे काटेगा। इतना कहकर वो गली बटोरने लगी। जिसने ये तर्क सुना चकित रह गया। सभी इस औरत के पैतरों को जानते थे इसलिए सुनी अनसुनी करके अपने कामों में लगे रहे। लेकिन उसका बड़बड़ाना कम होने की जगह कोसने में बदल गया। ये सब कुत्ते की मौत मरेंगे, चुप रहे अल्लाह की बंदी। चुप तो हम हैं, ये सारा इलाका हमारे दादा का था। आज हम किराएदार बने हुए हैं, लेकिन जब हम नहीं सुनेंगे किसी कुत्ते की बात, वो बड़बड़ाती हुई जोर जोर से पीपल के गिरे पत्तों को समेटती रही। जात की धोबन थी। सभी घरों के कपड़े उसके यहाँ धुलते थे। उसके खून में दूसरों को पछाड़ने का हौसला भरा हुआ था।
मोती भी सारे तमाशे देख रहा था। उसने अपने वर्ग के कुत्तों की गलतियां ज्यादा दिखती थी, मगर उससे ज्यादा संदिल इंसान दिखते थे, जो बात बेबात कुत्तों के विरुद्ध हमेशा मोर्चा खोले रहते थे। बुरा ही सोचते हैं, पता नहीं क्यों। अरे भाई, सड़क पर भूखी गायें, सांड और सुअर भी तो फिरते रहते हैं। उनकी इतनी बेइज्जती नहीं होती जितनी हम कुत्तों की होती है। मोती बड़बड़ा उठा। कभी उधर से गुजरते हुए कुत्ते मोती को वहां खड़ा देखकर रुक गए। उनमें से एक कुत्ता बोला, हम कोई पागल थोड़ी है जो लोगों को काट कर अपनी शामत बुला ले। उसकी बात सुनकर दूसरे कुत्तों ने उसकी हाँ में हाँ मिला। अपनी सफाई देते हुए कहा, मैंने तो आज तक किसी को नहीं काटा और न ही किसी की मार और दुलार सुनी। ये बातें सुनकर मोती हंस पड़ा और उन्हें फटकारने लगा। जब कुत्तों ने अपना आत्मसम्मान एक और रोटी के लिए इंसानों के हवाले कर रखा है, तो फिर रोना क्यों? ये दो पाए तो अपनों के लिए दिल नर्म न रखते हो, वे हम कुत्तों के दर्द को क्या समझेंगे? ठंडी रातों में हमारा ठिठुरना उन्हें कहाँ दिखता है? भूख के लिए हमारी फरियाद उन्हें अब चुभन लगती है। आखिर कब तक जागेगा हमारा कुत्ता समाज? इतना कह मोती चला गया। दोनों कुत्ते कुछ पल अकबकाए से खड़े रहे। फिर उनमें से एक कुत्ता बोला, इसकी बात कभी मेरे भेजे में नहीं घुसती है, मुझे ये पागल लगता है। दूसरे ने कहा। फिर वे दोनों खिन्न मन से दूरे की तरफ चले गए। मोती अनमना सा बढ़ा। वो थक गया था। वो आराम से कहीं बैठकर सुस्ताना चाहता था। एकाएक उसका मूड बिगड़ गया। वो बड़बड़ा उठा, कहाँ कहाँ बैठे कुत्ता? हर तरफ गंदगी और कूड़ा फैला रखा है। कुत्ता बैठे तो कहाँ बैठे? कहाँ तक कुत्ता अपनी दुम हिलाकर सफाई करता फिरे? मंदिर के पुजारी शर्मा जी के बेटे की कार के बोने पर बैठे मोती ने इधर उधर देखा, फिर हल्के से कुर्राया। अगर मैं इंसान होता तो बेज़बान जानवरों के प्रति बहुत रहमदिल होता। अपनी रसोई से इनका भी हिस्सा निकलवाता। चौड़ी गली में अंधेरा फैल गया था। औरतें बच्चे बाजार से लौट रहे थे। कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। परिंदे घोंसलों को लौट गए थे। ऐसी शामें मोती को उदास कर देती थी। अचानक सुरमई आसमान पर चौदवी का चांद सोने के कलश की तरह झिलमिला उठा। मोती को अपनी प्रेयसी की याद सताने लगी। जाने कहाँ होगी वो? शायद वो जिंदा ही ना हो। किसी ट्रक नहीं नहीं नहीं, उसकी आंखें भर आई और दिल टीस उठा। उसने दिल का दर्द अपनी आवाज में उंडेल दिया और एक लंबी तान लगाई। तुम कहाँ हो, भूरी आंखों वाली मेरी जादूगरनी? यकीन करो मेरी शहजादी, मैं तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ नहीं भागा। जहां कहीं भी हो तुम, मेरी कत्थई और सफेद धब्बों वाली हसीना, लौट आओ, लौट आओ। तुम्हारा मरना मेरा शौक नहीं है, मैं घर बसाना चाहता हूँ। मेरा यकीन करो मेरी दिलबर जानी। फैली चांदनी में मोती की आवाज सुनने वालों के कान के पर्दों में चुभने लगी। वो कुत्ता काहे रो रहा है? कैसी कर्कश आवाज! आसपास के लोग बिना भाव और भाषा समझे उसे गालियां सुनाने लगे। भाग भाग यहाँ से, जिसे न ध उठाकर डराया। मोती की आंखों से भरे आंसू वहीं ठहर गए। गले से टपकता रस जम गया। हमें जीने का कोई हक नहीं है क्या? वो भौंक भौंक कर मारने वाले से पूछना चाहता था, लेकिन चोट लगने के डर से वो चुप तो हो गया, मगर बोनेट पर डटा रहा। इधर उधर नजर घुमाकर वो गली में दम तोड़ती चहल पहल को देखने लगा। उसके सामने एक जवान आदमी आता दिखा। उसके मुंह से निकल पड़ा, अरे बाप रे बाप! और वो बोनेट से कूदा और कार के पीछे छुप कर उसे देखने लगा। वो गोरा चिट्टा जवान काले से कुत्ते को जंजीर में बांधे सड़क की तरफ ले जा रहा था। दोनों थके थके से लगे। मोती के मुंह से निकला, आखिर शिकार इसके हाथ लग ही गया है। अचानक उसने सत्तू समोसे वाले की दुकान पर जाने का मन बनाया।
कई बार वो अपने हिस्से का गर्मा गर्म समोसा उसकी अधकच्ची दीवार के मुक्के से घसीट चुका है। जहां तले समोसे और कचौड़ियों की थाल वो रखता था, छोटी सी जगह में भट्टी और कढ़ाई के गर्म तेल की वजह से बहुत उमस रहते थे। ईंट के खिसकने के साथ कई और सुराख कूलर का काम देते थे, जिनसे ठंडी हवा तो नहीं मगर ताजा हवा का प्रवेश व गर्म हवा का निकास होता रहता है। ठीक उसके पीठ के पीछे वॉल फैन लगा था, जो कभी कभी चलता, तो भी सत्तू हलवाई 24 घंटे पसीने में नहाया रहता था। मोती को लगता ऊंट की तरह जरूर उसकी बड़ी सी तोन में भरे पानी की थैली होगी या फिर ढेरों बच्चे। दुकान पर ग्राहकों की भीड़ थी। सड़क छाप कुत्ते बिना किसी उद्देश्य के सड़क की नपाई कर रहे थे। सबसे दुआ सलाम भाई वाय कर वो चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गया और जी भर कर तलते समोसे की सोधनी सुगंध से अपनी भूख की ज्वाला को भड़काता रहा। जैसे ही सत्तू ने गरम समोसों को छलनी से उठाकर तेल निचोड़ा, वो उठकर मुक्के की ओर चला गया। सत्तू ने ठंडे समोसों की छलनी को उससे पीछे हटाया और गर्म समोसे से भरी छलनी को थाल में उलटकर कढ़ाई की ओर मुड़ा, तो मोती ने किसी सेंध मार की तरह माल बाहर खींच लिया। 3 समोसे उसने एक के बाद एक जमीन पर गिराए और मजा ले लेकर खाने लगा। उसे क्या पता था कि कहानी सम्राट प्रेमचंद ने अपनी कहानी कफन में गरम गरम भुने आलुओं को कितनी तेजी से बाप बेटे को निगलवाया था। सच तो ये है कि भूख न मरती पत्नी को याद रख पाती है और न खोई प्रेयसी की ये भूख ही मार सकती है। खोई प्रेयसी की याद भूख को मार सकती। इस मोहल्ले में देसी कुत्ते दुखी व कुंठित थे। इस सच का उन्हें पता नहीं था। जिनके घर पालतू कुत्ते रह रहे हैं, उनके परिवार के सदस्य उन कुत्तों से कितना उलझते और झुंझलाते हैं। जैसे रिजवान अली के घर ही को ले लो। सच तो ये था कि रिजवान अली के घर आने वालों से ज्यादातर लोग उस कुत्ते को, जिसका नाम नवाब था, पसंद नहीं करते थे। जब कुत्तों को भी पता नहीं क्यों हर एक पर प्यार उमड़ता था, जो लपक कर उससे होली और ईद मिलन करने पहुंच जाते और मुंह पर अपनी जबान से किस करना जरूरी समझते। लेकिन नौकर तो सारे घर में दौड़ते फिरते, अरे काट खाया, ए भैया पकड़ो इसे। रिजवान के घर में हर 3-4 घंटे बाद एक शोर उठता और धमा चौकड़ी मच जाती। इस शोर शराबे में बीबी जान को सख्त नफरत थी। उनका कहना था कि कुत्ता मेहमानों के आने की खुशी की जगह भौं भौं कर तनाव पैदा कर देता है। ऊपर से गड्ढा खोदने का शौक। कोई पूछे तो आखिर इसके पुरखे ने कौन सा खजाना जमीन में गाड़ रखा था, जो सारा लॉन खोद खोद कर उसका सत्यानाश करे। अरे कुत्ते की एक जगह तय करो, वो तो डांव डांव पूरे घर में छुट्टे सांड की तरह घूमता है। सफेद रंग और शानदार डॉल की वजह से नाम रखा है नवाब, लेकिन मुझे तो पूरा लुच्चा लगता है। मेरी तरफ बढ़ता है तो मैं चप्पल दिखा देता। एक दिन खींच कर ऐसा मारी कि सीधे सिर पर लगी, चीखने लगा। ये देख पोता बोला, बीबी जान, आपकी शान और रुतबे के खिलाफ है ऐसा करना। जानवर है, बेजबान है, जरा शिद्दत दे, उसे माँ के प्यार की जरूरत है। अब भला बताओ, मैं बैठे बिठाए उसकी माँ बनाती है। ऐसा ही दर्द था सीने में तो बेचारे को उसकी माँ से जुदाई क्यों किया। मैं ठहरी नमाज रोजा रखने वाली मोमिना, कुत्ते को गले लगाऊं, उससे अपना हाथ मुंह चटवाऊं, तौबा। बीबी जान पोते की झड़क देती। रिजवान उनको मनाने के लिए उनके पास आ बैठता, उन्हें प्यार से लिपटाता। उसका लाड दुलार देख दादी पिघल जाती और उल्हाना देती। खुद तो ऑफिस में रहता है, मेरे ऊपर ये खुफिया पुलिस तैनात करती है। मुझे जीना अब कितना है, 4 दिन बचे, चैन से गुजरने दो। नहीं बीबी जान, आप कैसी बातें कर रही हैं। मरे आपके दुश्मन, मेरी उम्र आपको लग जाए। चापलूसी भरी बातों से मेरी जान जलती है।
कायदे की बात करो। मुझे जानवर भले जरूर लगते हैं, मगर मुझे चौकसी और भौंकना पसंद है। कई बार कह चुकी हूँ तुमसे, इसको बाहर बांध लो। वारंट लिए पुलिस की तरह धड़धड़ाता इस सारे घर की तलाशी लेता रहता है। उससे मैं बीबी जान कहती हूँ, ठीक है सब्र करें, अभी छोटा है। रिजवान मीठे से लहजे से कहता, अब तुम्हें क्या बताओ, कल ही की बात ले लो। नुसरत जहां अच्छी भली लॉन में खड़ी फूलों की तारीफें कर रही थी कि उनका पैर एकाएक गड्ढे में चला गया। औंधी गिर गई और घुटने फूट गए। शलवार जंपर धूल से भर गए। शर्मिंदगी के पारे मैंने दुपट्टे से मुंह छुपा लिया। जिंदगी में पहली बार किसी के आगे खुशामदी लहजे में माफी मांगनी पड़ी। तुम्हारे दादा के मरने के बाद मेरा गत लगेगी, मुझे नहीं पता था। सच कहा है किसी ने, वही इज्जत देने वाला है, वही जिल्लत दे। उसी ऊपर वाले से हम इसमें शैतान से नजात की दुआ मांगो। बीबी जान को जब गुस्सा चढ़ता तो उनकी जबान में, अच्छा ये बताइए, आप इस उम्र में उनको हाई हील पहनने की सलाह कौन देता है? रिजवान अली ने आते गुस्से को लहू के घूंट समझकर पीना ही मुनासिब समझा। और तो और उस दिन कर्नल राम की बहुत सुनंदा आई। लगा उनका हाथ पैर चाटने लगा। फिर उसने पर्स से छोटी बोतल सैनिटाइजर की निकाल हाथ पैर में मला और बोली, कुत्ता ट्रेनिंग के साथ रखना चाहिए, इसका चाटना और काटना दोनों खतरनाक। मेरे सिर पर मानो घड़ों पानी गिर गया। मुझ पर कुछ तो रहम खाइए बीबी जान। अकेला हूँ, न शराब की लत, न सिगरेट पीता हूँ, न पान चबाता हूँ, न औरतबाजी करता हूँ। बस ये कुत्ता ही घर की हिफाजत के लिए लाया हूँ। तंग आकर रिजवान ने कह दिया, बड़ा समझदार हो गया मेरा पोता। मेरा इतना ही ख्याल है तो कुत्ते की जगह बहू ले आते। शादी तो मैं करने से रहा, रिजवान ने चिढ़कर। हाँ हाँ, तुम क्यों शादी करोगे? तुम पर तो हनुमान जी का नशा चढ़ा है। एक बार निगोड़े ने रामलीला में हनुमान की अदाकारी क्या कर ली कि जिंदगी भर उन्हीं के रास्ते पर चलने की ठानी। रिजवान अली को बीबी जान की इस बात पर हंसी आ गई। उसे किशोर अवस्था में किया गया अपना नाटक याद आया। उसकी हंसी देखकर बीबी जान खुद भी हंस पड़ी। काम करने वालियां भी हंस दी और घर पर छाया तनाव छट। ये देखकर रिजवान ने पूछा, बीबी जान अब मैं ऑफिस जाऊं? फिर बीबी जान का हाथ चूम कर कहने लगा, आप जैसी हसीन गर्लफ्रेंड जिसकी हो उसे इधर उधर नजर डालने की क्या जरूरत है। वो दरवाजे से बाहर निकला तो पीछे से दादी की आवाज कानों में पड़ी, शैतान कहेगा, दादी को गर्लफ्रेंड वर्ड कहता है। मोती आज बहुत उदास था। जब वो उदास होता है तो अक्सर भैरव मंदिर के हाथे में जाकर बरकत की जटाओं के पीछे दुबक कर बैठ जाता था। अपनी किस्मत को जी भर कर पूछता था। अपने माँ बाप को जली कटी सुनाता था कि उसे पैदा कर जाने वाले कहाँ गुम हो गए। उसकी इस मन स्थिति का कारण मुरादाबादी बिरयानी बेचने वाले खां साहब का बिल्ला जमशेद, जिसको खान साहब प्यार से शहजादे पुकारते थे। उसी शहजादे जमशेद को अभी अभी मोती रबड़ी खाते देख कर आया था। उसे कुत्ते होने पर ही नहीं, ऊपर से देसी कुत्ता होने पर भी बड़ा गुस्सा आ रहा था। आज सुबह सुबह जब वो सोकर फुटपाथ से उठा तो भूखा था। बेचैनी से इधर उधर सूंघता ढूंढता आगे बढ़ता गया। जहां खान साहब की दुकान थी वहां पहुंच उसके पैर थम गए। जमशेद, शहजादे जमशेद, शाबाश, आओ यहाँ। इतना कहकर खान साहब ने प्लेट में ताजी रबड़ी गिराकर बिल्ले की तरफ बढ़ाई और लापरवाही से कागज की कटोरी को उछाल दिया। सड़क के किनारे जाकर गिरी कटोरी को दो मरबिल्ले बिल्ले चाटने लगे। उसे अपमान बोध, क्या बिल्ले से गया गुजरा कुत्ता हो गया है? यही सब सोचकर वो झुंझलाया हुआ पूरी दोपहर पेड़ के नीचे पड़ा रहा। उसे फार्म हाउस में बिताए दिन याद आ रहे थे, जहां खाने का भरा बर्तन वो आजादी के चलते छोड़ आया था, और अब आजादी है तो खूब बेचैन किए। शाम तक दुकानों पर खूब चहल पहल हो गई थी। बिरयानी की दुकान भी लाल कुमकुमों से सज जाती है। काउंटर पर मोटा ताजा बिल्ला जमशेद बैठा होता,
जिसे देखकर ग्राहक उसको पुचकारते, प्यार से इशारे करते, मगर वो खास अंदाज से बिना हिले डुले बैठा रहता था। काफी दिनों तक उसे खिलौने वाला बिल्ला समझकर छूने की पता अनेक ग्राहक कर चुके थे। जवाब में उसकी गुर्राहट सुनकर खिसिया कर पूछते, खान भाई, ये कूक वाला बिल्ला है ना? जवाब मिलता, चाबी वाला नहीं, असली है, खानदानी है। कभी हमारे परदादा बम्बई में किसी पारसी के यहाँ काम से गए थे। उनकी ईरानी बिल्ली ने 8-10 बच्चे दे रखे थे। उनमें से एक को परदादा ले आए। तब से नस्ल दर नस्ल ये हमारे पास है। बिरयानी तौलते हुए खां साहब बड़े गुरूर से कहते, अच्छा अच्छा, ग्राहक कह उठा। मगर कुछ शरीर ग्राहक पूछ बैठते, हाँ साहब, इनके लिए बिल्लियां इनकी नस्ल को बढ़ाने के लिए दुल्हनें कहाँ से आती हैं? वे तो अपनी देसी बिल्लियां होंगी। नहीं जनाब, ये बड़े ऊंचे किरदार वाला बिल्ला है। किसी ऐसी वैसी मामूली बिल्ली की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता है। इन्हीं की नस्ल की बिल्लियां अपने रिश्तेदारों के यहाँ पल रही हैं, बस। इतना कहकर वो दूसरे ग्राहक की तरफ मुड़ जाते। ग्राहक मुस्कुराता हुआ चला जाता तो कोई इस वाक्य को बार बार खां साहब के लहजे में नकल कर मजा लेता। नहीं नहीं जी, ये बड़े किरदार वाला बिल्ला है। किसी ऐसी वैसी मामूली बिल्ली की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता है। जवान लड़कों में जहां ये जुमला खूब उछलता था, वहां बूढ़े ग्राहक पूछ बैठते, खान, हमारे जमाने में मुरादाबादी बर्तन मशहूर थे। बिरयानी तो हैदराबाद और लखनऊ शहर की डंका बजाती है। अब जनाब, इस मुल्क में 300 तरह की बिरयानी बनती है। मुल्क भी तो देखें, कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। एनिमल फर्स्ट में खान साहब चुपचाप बैठे थे। इससे पहले कि मैं आगे बताऊं, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि बिल्ले साहब एक दिन छत पे चढ़े थे और उन्हें गुलाबी होठों वाली बिल्ली ने मुस्कुरा के देखा था और वो उसकी तरफ चले गए थे और बहुत ही उनको मार पड़ी और वो जख्मी हालत में आ गए। तो अभी यहाँ से वो हॉस्पिटल में है। एनिमल फर्स्ट में खान साहब चुपचाप बैठे थे, ना किसी की शिकायत कर रहे थे, ना किसी को बुरा भला कह रहे थे। कार्तिक ने उन्हें पानी से भरा ग्लास थमाना चाहा तो उन्होंने इनकार कर दिया। फर्स्ट एड तो हो गई, यदि आप किसी बड़े अस्पताल में ले जाना चाहें तो? डॉक्टर शशिधर ने अपने मजबूरी प्रकट करते हुए पूछा। नहीं, फिर ठहर कर बोले, मुझे ऊपर वाले पर भरोसा है। डॉक्टर शशिधर ने अपना काम शुरू कर दिया। उन्हें लग रहा था कि बिल्ले का बचना बहुत मुश्किल है। खान साहब बाहर काउंटर के सामने बड़ी कुर्सी पर जाकर बैठ गए। कार्तिक ने उनका ध्यान बटाने के लिए पूछा, यदि आप चाहें तो हम इसको 1-2 हफ्ते अपने पास रख सकते हैं। इसकी देखभाल यहाँ अच्छी तरह हो जाएगी। कार्तिक ने उनका हौसला बढ़ाना चाहा तो बातों में उलझाकर उनको दिलासा दे रहा था ताकि वो किसी भी अंत के लिए तैयार रहे। नहीं, मैं खुद उसकी देखभाल करूंगा। आपकी दुकान है, बंद रहेगी, उसकी बरकत से हमने खूब कमाया। ये रहेगा तो हम रहेंगे, वरना। जुमला अधूरा छोड़कर खान साहब चुप गए। तभी 2 कुत्ते लंगड़ाते हुए क्लिनिक के गेट पर आकर खड़े हो गए। उनके पैरों में टूटे शीशों की किरची चुभी। कार्तिक ने उन्हें थपका तो वे चुपचाप लंगड़ाते हुए काउंटर की बाईं तरफ जाकर बैठ गए। यही तो फूलों वाली गली के कुत्ते हैं भैया, कंपाउंडर हंसा। दोनों कुत्तों में से एक कुत्ता काना था। पिछली दिवाली में उसकी आंखों में गड्ढा फटकर लग गया था, इसलिए वो काना कहलाता था। दूसरे का कान आधा कटा हुआ था, पता नहीं कैसे वो कनकटा कहलाता था। लेकिन दोनों बड़े सीधे थे। रात भर फूलों वाली गली में पहरा देते थे, जिसके बदले में उन्हें इडली वाला अपना बचा बासी माल पेट भरकर इन्हें खिला देता था। कैसे लगा? कंपाउंडर ने कुत्ते के पैर में से शीशे की किरची निकालते हुए उनसे पूछा। फिर वो खुद बोला, बड़ा टुकड़ा तो निकाल लिया होगा इन्होंने दांतों से पकड़कर। यहाँ तो बहुत छोटी छोटी किरचें फंसी हैं शिश्री भैया, क्या किया जाए?
पहले इंजेक्शन दो फिर देखता हूँ, कार्तिक ने कहा। पाइका से ग्रस्त कुछ कुत्ते किनारे बैठे थे, उनके जवान मालिक भी साथ। ये तो गहरे अवसाद में है, कार्तिक ने उनसे कहा तो वे चुप रहे, मगर उनमें से एक ने हंसकर कहा, और साथ में तो मैं भी जा रहा। इसके बाद कोई कुछ नहीं बोला। हम समझते हैं कि हम प्यार करना जानते हैं, मगर प्यार के साथ केयर करना नहीं। कार्तिक ने चुप्पी तोड़ी, फिर कह उठा, कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं, कभी अपनी अज्ञानता के कारण तो कभी अपनी व्यवस्था के कारण। लेंडी और मोती जब वहां पहुंचे तो काउंटर के पास कटुए और काने को देखकर चौंक गए। इशारों में दूर से पूछा क्या हुआ। तभी उनकी नजर खून से भरे कुर्ता पहने हैदराबादी खां साहब को बैठे देखे। उन्हें महसूस हुआ मामला गंभीर लगता है। वे दोनों वहीं दरवाजे पर बैठ गए, भूल गए कि वो यहाँ क्यों आए थे। डॉक्टर शशिधर अंदर से निकले और हल्के से गर्दन हिलाई। मतलब साफ था, बिल्ला बच नहीं पाया। उसको हार्ट अटैक हुआ था। सदमे और मार की दहशत से ये बात धीरे धीरे बतानी थी। खां साहब ने बड़े धैर्य से डॉक्टर शशिधर की बात सुनी और सफेद कपड़े में लिपटे बिल्ले को लेकर वो क्लिनिक से बाहर निकल गए। ये देखकर लेंडी की आंखें भर आईं और मोती ने मन ही मन कहा, मैं उससे जलता जरूर था, मगर कभी उसके बारे में बुरा नहीं सोचा मैंने। भूखमरी के इस दौर में कुछ लोग यही सोच रहे थे कि लॉकडाउन करना था तो अचानक न करके हमको तैयारी कर लेने देते, मगर कुत्तों के पास तर्क नहीं थे, वे आलोचक जरूर थे। उनके पास बस में इतना भरता कि सारे कुत्ते इधर उधर पड़े केवल सपने देखते थे। वे सपने जिसमें उन्हें कोई न कोई दुत्कार रहा है, खाने को कुछ दे रहा है, वे किसी को छका रहे हैं। वे सारे चेहरे अचानक उनसे दूर चले गए। जब वे चौंक कर उठते तो उन्हें सड़क पर गलियां सूनी दिखती। उनके भौंकने, उनके पुकारने पर कोई खिड़की खोल उन्हें घुड़की नहीं देखता था। ऐसे ही मायूस दिनों में मोती ने गीत गाया। भूखे कुत्तों की परेशान हाल से एक टोली सड़क किनारे बैठी थी। कुछ कुत्ते उनमें से प्यासे थे, कुछ उल्टी करके बैठे थे। उन सबके चेहरे उतरे और आंखें अनमुंदी सी हो रही। मोहल्ले की तंग गलियां गैस चैम्बर बनी हुई थी। वहां की घुटन से भागकर वे सब यहाँ जमा हुए थे, जहां कभी कभार गर्म हवा का झोंका उन्हें राहत दे जाता था, वरना तो एसी के कंप्रेशरों ने उनके ठिकानों से उन सबको उजाड़ दिया था। सामने के सारे पेड़ पानी की कमी और लू धूप की तपिश से अपनी पत्तियां गिराकर कंकाल की तरह नजर आ रहे, जो ना कुत्तों को छाया दे पा रहे थे और ना टहनियों से पंखा झल पा रहे थे। ऐसी तकलीफ दे रात के अंधेरे में अचानक एक दर्द भरी आवाज उभरी तो वे सब चौंक कर एक दूसरे को देखने लगे कि ये कौन गा रहा है। हमें हमारे पुरखों ने छला या फिर समय ने, जब हम भेड़िया थे और जंगल में हमारा वास था। हवा ने रुख बदला तो आवाज गायब हो गई और कुत्ते भौचक से बैठे रहे। हवा गाने के बाकी बोलों को दूसरी तरफ ले गई, जहां गंदे नाले से निकल पानी मिट्टी को भिगो चुका था, जिसकी नमी पर कुछ अन्य कुत्ते बैठे हाँफ रहे थे। नींद से बोझिल आंखें गीत सुनकर खुल गईं और कान खड़े हो गए। तब हमारी शक्ति से आदमी डरता था, मगर अब हम भेड़िया से कुत्ते बने और इंसान हमें धमकाते हैं, बताते हैं बारहा ये उनका ठिकाना है और वो हमारा। हवा के बहाव ने फिर अपना रुख बदल लिया, मगर कुछ दूसरी जगह बैठे कुत्तों की आवाज बेचैन कर गई। उन्होंने एकाएक सूखी मिट्टी को पंजों से खोद डाला और उस पर अपनी पीठ रगड़ने लगे। गाने वाला तो अपनी धुन में गा रहा था। एक एक कर चलने वाली हवा चारों तरफ घूमकर हर एक को बेचैन कर रही थी। जिसे हम छोड़ आए पीछे, ठीक अपने पूर्वजों के इतिहास की तरह आज ये बन बैठे हैं जंगल के स्वामी भी, और हमें बना दिया है अजनबी हर दो जगह।
ये बोल हवा अपने साथ उधर उड़ा ले गई जहां पानी से भरा गड्ढा था, जिसके चारों तरफ सूखी झाड़ियां फैली हुई थी, जिसके पास चंद कुत्ते मरण अवस्था में बेसुध पड़े हुए थे। गाने के बोल जिसमें दर्द व मिठास थी, बेबसी और छटपटाहट थी, जिसे सुनकर वे अजीब बेकरारी से उठे और चारों तरफ अपनी फटी आंखों से देखने लगे। गर्म हवा, धूल और सूखी पत्तियों से भरी हवा, जहां प्लास्टिक के खाली रंग बिरंगी पन्नियों को उड़ाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही थी, ठीक उसी तरह मोती के गाए गमगीन गीत के बोलों को भी बिखेर रही थी, जिसे टुकड़ों में सुनकर भी कुत्ते बहुत कुछ महसूस कर गए और अपने विलाप को रोक नहीं पाए। शाम को सभा के लिए कुत्ते जमा हो रहे थे। वो सीधे खंडर के नीम के पेड़ के पास पहुंचे, जहां प्रेयसी आराम से लेटी बच्चों को दूध पिला रही थी। वो भी वहीं बैठ गया। कुछ देर में किस्सा गोई की महफिल शुरू होने वाली थी। आज तो सब पुरानी किस्सा गो को ही सुनने बैठे थे। किस्सा गो ने अपना आसन संभाला और भौंकना शुरू किया। एक था, एक नहीं था, खुदा के सिवा कोई दूसरा न था। पुरखों के मुंह से सुना था कि एक थे हकीम लुकमान। उनसे किसी ने पूछा, आप इतनी दवा दारू जानते हैं, इनमें सबसे प्रभावशाली दवा आपको कौन सी लगती है? हकीम का जवाब था, मोहब्बत। फिर पूछा गया, अगर वो असर न करे तो? हकीम लुकमान ने कहा, उसकी मात्रा बढ़ा दो। आगे पूछने पर बताया उन्होंने, सख्ती का जवाब नरमी से, कड़वाहट का जवाब मिठास से, बदतमीजी का जवाब अदब से, गाली का जवाब धैर्य से। सवाल जवाब चलता रहा। किस्सा गो किस्सा कहती रही। इस किस्से में ऐसा क्या था जो कुत्तों की आंखों में पानी ले आया? मोहब्बत की बढ़ती मकदार की दास्तां सुनकर उस रात कुत्ते पूरे इत्मीनान के साथ गहरी नींद में सो गए। पता नहीं था कि आने वाला दिन उनके लिए कौन सा फैसला लेकर आने वाला है। दोपहर के करीब एक बड़ी सी गाड़ी खंडर के पास आकर रुकी। कुछ लोग उतरे, आपस में बातें कर दो लोग आगे बढ़े और पैमाइश करने लगे। छांव में बैठे कुत्ते तितर बितर हो गए। किस्सा गो कुतिया बच्चों को लेकर टूटी ईंटों की दीवार की तरफ चली गई। इतने ढेर सारे कुत्ते? सूट पहने व्यक्ति ने हैरत से कहा। जब काम शुरू होगा सर, तो ये सब अपने आप भाग जाएंगे। अभी खंडर है, सुनसान जगह है, मिल बैठते हैं। दूसरे व्यक्ति ने सहज जवाब दिया। वो तो ठीक है, मगर? सूट वाले आदमी के स्वर में चिंता थी। मोती कहीं से ठहर कर आया था। वहां दो पायों की भीड़ लगी देख उसका माथा ठनका। ये हमारी मोहब्बत की बस्ती उजाड़ कर रहेंगे। उसके चेहरे पर बेबसी के भाव आए, मगर उसने सर झटक दिया। सड़क पर चलने वाले वाहन रुक गए थे। अंधेरा और रोशनी का खेल शुरू हो गया। उसी के साथ जमीन पर चटाई डालकर दो पाया लेट गया। मोती उसी से कुछ दूर जाकर बैठ गया। अचानक मोबाइल बज उठा तो दो पाया उठकर बैठ गया। आएंगे, काम शुरू है, संभालो, जो भी हो समझो। खेती किसानी छोड़ मजदूर बने। अब ये छोड़, अरे समझो तो, यहाँ अभी काम कम है। बीच में आ गए तो समझो, लौट कर आने पर क्या गारंटी कि फिर काम मिले या ना मिले। बच्चा बीमार हो तो मन कैसे लगे? मन ही मन कहता वो करवट बदलने लगा। फिर उठकर बैठा तो मोती को सामने खड़ा दुमिलाता पाया। का है? वो पूछ बैठा। मोती क्या जवाब देता, कैसे बताता कि वो क्यों बेचैन है? दो पाया लेट गया। आंखों पर हाथ रखकर वो थोड़ी देर बाद सो गया। चारों तरफ सन्नाटा था। मोती ने इधर उधर ताका, कुछ सूंघा, फिर उस सोए मजदूर के पास थोड़ी सी दूरी पर जाकर लेट गया। रात गहरी हो रही थी। मोती की मांसपेशियां थकन व दुख से शिथिल पड़ने लगी। कुछ देर बाद मोती को भी झपकी लग गई। पता नहीं कब दोनों की पीठ एक दूसरे से सट गई। मजदूर ने सोते में अपना हाथ कुत्ते पर रख दिया और मोती को लगा जैसे प्रेयसी की पीठ से लगा वो लेटा है और कोई पिल्ला उसके पेट पर सिर रखे सो रहा है। वो गहरी नींद में डूब गया। क्या पता मजदूर भी यही महसूस कर रहा हो कि वो बेटे के बदन को अपने बदन से सटाए सो रहा है।
अगर एहसास को पढ़ने वाला कोई दार्शनिक दो पाया वहां मौजूद होता तो वो जरूर लिख देता, दुख इंसान और जानवर में फर्क नहीं करता है। तो ये है मेरी अल्फा बीटा गामा के कुछ टुकड़े। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। जितने साथी हमसे जुड़े हुए थे, आप सभी का आभार कि आप लोग इतने धैर्य से और इतने मन से इस पाठ को सुन रहे थे। और नासिरा जी का विशेष धन्यवाद कि उन्होंने अपने व्यस्त समय में से थोड़ा समय निकाला हमारे लिए। मेरी तरफ से राज खन्ना को बहुत बहुत धन्यवाद, ये मंच प्रदान हुआ। और हमारी किताब भी वहीं से छपी है, लोक भारती से। चलते हैं। जी जी, नमस्कार।